नमस्कार, एमएच1 प्राइम के इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। कोरोना देश में रिकॉर्ड तोड़ आंकड़ों के साथ बढ़ रहा है। हर बदलते दिन के साथ आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। आंकड़े डराने वाले हैं। नंबर इतने ज़्यादा हैं कि रोज़ सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। कई राज्यों में हालात ख़राब हो रहे हैं। सवाल ये है कि ये पीक कब जाकर रुकेगा, स्थिति कब सामान्य होगी, चूक कहाँ पर हो रही है। और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि जिस कोरोना की लड़ाई को हम जीत रहे हैं, आखिर हम वापस कहाँ पहुँच गए। जो एक्टिव केसेस लाखों में पहुँच गए हैं, ये दशा क्यों बनी है। चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अश्विनी गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर बजिंदर हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अश्विनी गुप्ता, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा, ये इतनी डराने वाली सिचुएशन क्यों है? ये जो डराने वाली सिचुएशन है, इसका सिर्फ एक ही आंसर है, लापरवाही, लापरवाही और लापरवाही। लोगों ने सोचा टीका हो आ गया है और अब हमें कोई चिंता नहीं है। जिन्होंने टीका लगवाया वो और जिन्होंने नहीं लगवाया वो भी। सबसे पहले बात करूंगा कि आप देखिए कि आजकल जिन्होंने टीका लगवाया है और उसमें बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं उनको दोबारा कोरोना हो गया है। एक गलत फहमी पब्लिक में है कि टीका लगाने के बाद कोरोना नहीं हो सकता। ये बात सही है, परंतु तब नहीं होगा अगर आप जो इसका प्रोटोकॉल है, हाथ धोएंगे, मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, अपना पूरा ख्याल रखेंगे, तभी ये कोरोना नहीं होगा। लोगों ने अनफॉर्चुनेटली ये सोचा कि हमने टीका लगा लिया है, अब हमें वी आर फ्री। परंतु ये इसी कारण से, क्योंकि उसके बाद सावधानी नहीं बरती गई, कोरोना का ये इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात है कि आप देखेंगे कभी भी कोई चीज़ रेगुलर जब आती है, एक वेव होती है, बढ़ती है और कम होती है। वो कम तब होती है जब आप अपनी प्रिकॉशंस पूरी लेके चलते हैं। इस वक्त एक नीड ऑफ द आवर है कि जहाँ जहाँ टीकाकरण हो रहा है वहाँ पे समझाना बहुत ज़रूरी है कि टीका तो हम आपको लगा रहे हैं, परंतु किसी भी तरीके से आप जो सावधानी है वो पूरी रखिए। डॉक्टर बजिंदर, ये जिस तरह से अब ये पीक है, समझ आ रहा है कि ये कहाँ तक जाएगा, कब डाउन आएंगे, ये तो हर दिन रिकॉर्ड टूट रहे हैं। एक्चुअली ये जो कोरोना है, इसका ये इशू ही यही है कि इसके अप एंड डाउन्स बहुत आएंगे। और जैसे अभी आपको अश्विनी गुप्ता ने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि मैं भी उसमें इंक्लूड होता हूँ, हम सब इसमें आते हैं कि हम कोई स्कीम तो ले आते हैं, पर स्कीम की अवेयरनेस, उसके पॉस एंड कॉन्स को हम क्लियर नहीं करते। उसका रिज़ल्ट क्या निकला कि पहले तो ये था कि आपको वैक्सीनेशन हो गई तो आप बच गए, वैक्सीनेशन इज़ ओनली आंसर। अब वैक्सीनेशन हो गई, वैक्सीनेशन के साथ उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, डू एंड डोंट्स क्या हैं, इसकी अवेयरनेस ही नहीं है। मुझे 2 इंजेक्शन लगे, मैंने कहा ठीक है, मैं तो फ्री हो गया। अब मैं फ्री हो गया तो मैं अपना जहाँ मर्जी घूमूँ, जो मर्जी करूँ। और दूसरी जो इशू ये है कि अगर थोड़ा सा इसको हम साइकोलॉजिकली, मेंटल तौर पे देखने की कोशिश करें कि लोग बहुत तंग आए हुए थे बहुत लंबे अरसे से, और लोगों के पास एक बहुत बड़ी एक सिचुएशन ये थी कि टीकाकरण हो गया, वैक्सीनेशन आ जाएगी तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, क्योंकि सर उस टाइम स्थिति भी ये थी कि इंडिया में हार्डली 1 लाख के आसपास एक्टिव केस बचे थे। दिल्ली जैसे शहर में 90-95 केस रोज आ रहे थे, तो लोगों को लगा ये तो जा रहा है, सबको ये लगा अब तो जाने वाला ही है। वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप वैक्सीनेशन को की, अगर हम उसकी अवेयरनेस को हम पब्लिकली ओपन कर देते कि वैक्सीनेशन खाली एक प्रोटेक्शन है, इज़ नॉट ए ट्रीटमेंट, इज़ नॉट ए प्रिवेंशन, ये खाली आपको एक तरह से एक बचाव का एक शील्ड बना दिया, और उसके साथ आपको बाकी चीज़ों का जो परहेज़ करना है वो करना पड़ेगा। ये और करना पड़ेगा ये नहीं पता। पहले तो ये यहाँ तक ये सिचुएशन थी कि हर आदमी कहता था वैक्सीनेशन लग गई मुझे तो मैं फ्री हो जाऊँगा, लेकिन ये किसी ने नहीं कहा कि वैक्सीनेशन के बावजूद भी आपको ये रिस्ट्रिक्शंस मेंटेन करनी पड़ेंगी। डॉक्टर गुप्ता, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि यहाँ से कहाँ, क्योंकि ये तो नंबर इस ऐसा पहुँच गया है कि हमारा जो मेडिकल व्यवस्था है वो चरमराने लगी है। बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, डॉक्टर खुद बहुत ज़्यादा चपेट में आ रहे हैं। देखिए, ये जो चरमरा रही है, इसका मैंने पहले भी बताया कारण क्या है। पहले जैसे मीजल्स का टीका था कि आपने मीजल्स का स्मॉल पॉक्स का टीका था लगाया, स्मॉल पॉक्स दोबारा नहीं हो सकता। परंतु इस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोबारा हो सकता है। इस टीके के लगने के बाद
बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि आपकी हॉस्पिटलाइजेशन शायद ज़रूरत ना पड़े, वेंटिलेटर की ज़रूरत ना पड़े, बट यू कैन, आपको फिर भी कोरोना हो सकता है। देखिए, जब तक हमारी 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन को इम्यूनाइजेशन नहीं होती, तब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं होती है। हर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है कि सबको तकरीबन 50% लोगों को कोरोना एक बार हो गया या इसकी एंटीबॉडीज बन गई, तो उसके बाद चांसेस इसका रिडक्शन वेव में चला जाएगा। तो इस वक्त नीड ऑफ द आवर क्या है कि हमारी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बीच में अगर आप देखेंगे टेस्टिंग तो बिल्कुल बंद ही हो गई थी, और RT-PCR टेस्टिंग इस दी, जिसे कहते हैं एक स्टैंडर्ड है। दूसरी टेस्टिंग का इतना फ़ायदा नहीं है। तीसरी चीज़, एसिम्प्टोमेटिक बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे। एक चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि 1.25 करोड़ नंबर उनका है जो कोरोना को हराकर वापस ठीक हुए। क्या ये जहन में बैठ गया है कि उनको होने के चांसेस बहुत कम हैं, या होगा तो बहुत सीवियर नहीं होगा? देखिए, उसमें जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो एंटीबॉडीज़ वो सिर्फ 2-2.5 महीने तक काम देती हैं। जब तक आप वैक्सीनेशन नहीं करते, जिसका कहते हैं 8 से 9 महीने तक इसकी एफिकेसी है। तो इसलिए सिर्फ कोरोना होने के बाद ये मानना कि दोबारा कोरोना नहीं होगा, ये एक बहुत गलत भ्रांति है, लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। डॉक्टर, इट्स ए मिथ आई थिंक। ये वही मैं तो एक ही बात को बार बार रिपीट करूँगा, अवेयरनेस, कि आपने इस चीज़ का प्रोपेगेंडा हो गया कि जिसको कोरोना हो गया उसको 6 महीने कुछ नहीं होगा। आज हम कहते हैं जो कोरोना होगा दोबारा भी हो सकता है, वैक्सीनेशन लगी आपको कुछ नहीं होगा। ऐसे केसेस बहुत कम है ना सर जिनको री इन्फेक्शन हो रहा है? आज की डेट में ऐसा नहीं है। आज की इस आपके दौर के अंदर जितने आप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, हर चीज़ की कंट्रीब्यूशन है। वो लोग जिनको पहले कोरोना था उनको भी हो गया। मेरे पास क्लिनिक में ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनकी वैक्सीनेशन 2 हो चुकी हैं, उनको कोरोना हो चुका है, आज फिर कोरोना हो गया उनको। ठीक है, पहले से माइल्ड हुआ है, उतना सीवियर नहीं हुआ, बट कोरोना तो हुआ है। तो स्प्रेडर तो वो भी बन सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब होता क्या कि अगर मेरे अंदर कई एंटीबॉडी आ भी गई, अगर मैं कैरियर हूँ तो मैं आगे फैलाऊंगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर इस टाइम ये है कि इस जितने मिथ्स हैं मार्केट में, जितनी अफवाहें हैं मार्केट में, किसी ढंग से उसको रोकना चाहिए। सर, इसीलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि बहुत सारे सवालों के जवाब मिले। सर, दोनों वैक्सीन लगने के बाद जिनको कोरोना हुआ, उससे लोगों ने कहा फिर वैक्सीन लगवाने का फ़ायदा क्या है। उन्हें ये समझाना होगा कि ये वैक्सीन लगने से, जैसा आपने बताया, कि हो सकता है वेंटिलेटर पर जाने से बच जाएं। बिल्कुल सही बात। अगर आप देखेंगे आज हम यहाँ पे कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे नज़र दौड़ाएंगे तो बहुत से लोग अभी भी मिलेंगे जो कि मास्क को एज अ चिन गार्ड यूज़ कर रहे हैं, वो मास्क को प्रॉपर नहीं यूज़ कर रहे। क्योंकि अगर हम देखें वहीं सामने अगर 5-7 लोग बैठे हुए हैं, अब उनमें से कौन एसिम्प्टोमेटिक हो थोड़ी ना पता चल सकता है। क्योंकि क्या होता है कि आपके नेज़ल उसमें अंदर जा कर के ये वायरस रहता है, और उसके बाद क्या हुआ, आपने बात करी, सपोज आप भी एसिम्प्टोमेटिक है, दोनों आपको लग गया, उनसे उसको लग गया, उससे 4 को, जिसे कहते हैं के इफेक्ट, मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो ये इमीडिएटली इस तरह फैला है क्योंकि हमने इसके बाद लापरवाही छोड़ दी, एसिम्प्टोमेटिक बहुत सारे लोग हो गए, और उसके बाद सडनली जिनका इम्यून सिस्टम वीक है वो एसिम्प्टोमेटिक नहीं रह पाते और उससे इमीडिएटली स्प्रेड हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में। मास्क का रखना बहुत जरूरी है। जिस तरह से ये मास्क है, ये आपको जब सपोज मैं अब यहाँ पे आऊँ, अगर आप देखेंगे हमारी गाड़ी में हमारे पास और मास्क है, हम यहाँ से जाएंगे, इसको हम उतार करके हमारे पास एक बैग है उसमें हम डाल देंगे, दूसरा मास्क पहन लेंगे, उसके बाद अपने क्लिनिक में जा करके फिर से उतार देंगे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अब ये मास्क बहुत सस्ता हो गया है, 1 रुपये का मेल्ट ब्लोन मास्क अगर है, अब जब हम जैसी एनजीओज हैं काफ़ी से हम लोग जुड़े, हम लोग ये फ्री बांट रहे हैं लोगों में और इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट सारा मॉनिटर नहीं कर सकती, इसके लिए इंपॉर्टेंट है एनजीओज के साथ साथ जो कॉलोनीज़ हैं। जो बात आपने की मैं उसी में ऐड करना चाहता हूँ, सरकार की कितनी जिम्मेदारी है और पब्लिक की कितनी जिम्मेदारी है? देखिए इस वक्त मैं मानूंगा पब्लिक की जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि सरकार ने काफ़ी कुछ कर दिया कि लॉकडाउन इज़ नॉट द आंसर। लॉकडाउन में आपने क्या लोगों को रोक दिया तो आगे स्प्रेड नहीं हो, जैसे आपने कहा कि बहुत इंसिडेंस डाउन हो गया था। अब तो खुद लोगों को समझना चाहिए ना कि वो बाहर जा रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि एक तरफ क्या होता है कि हर्ड सबको बंद कर दिया था। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई सब बंद हैं और सडनली खुलना चाहते हैं, भाई जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन दोनों में मेंटल केसेस भी आए, 6 महीने 8 महीने बंद रह के कुछ लोग बहुत बुरा हाल हो गया था। तो ठीक है, उनको एक मौका मिला, बट नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है
मास्क, वॉशिंग ऑफ हैंड्स, सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 चीज बहुत जरूरी। और फिर एक बार कहूंगा कि जितने भी लोग हैं, नॉर्मल लोग भी, दिन में कम से कम एक बार स्टीम इनहेलेशन जरूर करना चाहिए, उससे इफेक्ट अच्छा आता है। डॉक्टर बलजिंदर, एक चीज़ मुझे बताइए कि अभी ये जो हालात हैं ये कैसे काबू आएंगे? मास सोशल वैक्सीने से डॉक्टर साहब बता रहे हैं, लोग पहन भी रहे हैं लेकिन कुछ लोगों की नाक से नीचे है, कुछ लोगों की चिन पर है। वो गंभीरता इतने केसेस, इतनी डेथ के बाद और इतना जो टीवी पर आ रहा है उसके बावजूद लोगों में नहीं है। देखिए ऐसा है, आप थोड़ा सा कंपेयर कीजिए पहले फेज़ को और इस फेज़ को। पहले फेज़ के अंदर क्या हो रहा था, हर आदमी नेचुरोपैथी में, मेडिसिन ऑल्टरनेटिव में बहुत जा रहा था। हल्दी का पानी पी रहे हैं, काढ़े पी रहे हैं, गागल्स कर रहे हैं, अपने आप को किसी न किसी से वो जोड़ के रखे हुए थे। आज की सेकंड फेज़ के अंदर आपको रेयरली को बना मिलेगा जो ये सारे काम कर। बहुत इंपॉर्टेंट बात की आप। ठीक है ना जी। अब इसका रिजल्ट क्या निकल रहा है कि देखिए, पहले फेज़ के अंदर हमारी गवर्नमेंट की अलर्टनेस बहुत ज़्यादा थी, हमारी सोशल जो सोसाइटीज़ की बड़ी थी, एक दूसरे को लोग समझाते हैं भाई घर से बंद निकलना भैया, तो मेरे यहाँ जूम पे हम मीटिंग कर लेंगे, हम मिलेंगे नहीं। ये एक टोटल एक सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो हाथ ना मिलाओ तो नाराज होते हैं लोग। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सब ने उठाई, ठीक है ना। और सेकंड फेज़ का हम मेंटली प्रिपेयर नहीं थे। हमें ये तो लग रहा था कि ये अगला फेज़ आएगा, बट किस ढंग से आएगा, कैसे आएगा, ये नहीं पता था। और दूसरी बात ये कि खाली हम ही प्रोग्रेस नहीं करते, बीमारी प्रोग्रेस करती है, वायरस भी प्रोग्रेस कर रहा है, वो भी नए नए टाइप के, डिफरेंट टाइप के म्यूटेशंस एडप्ट करके 2-3 वैरायटी के निकली आ रहे हैं। तो सबसे इसमें एक ही बात है, डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप कभी बाई एयर ट्रैवल करें, मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको मैं, तो वहाँ पे इमरजेंसी जब होती है तो वो पहले वो कहते हैं कि जी आप अपने पड़ोसी की आप मदद कीजिए, बट पहले अपनी मदद कीजिए, पहले खुद मास्क लगाइए, अपने को प्रोटेक्ट कीजिए, फिर अगले की मदद कीजिए। हमारे यहाँ पे कल्चर क्या है, हम लोगों की मदद करने तैयार बैठे हैं, अपनी पर कोई हो जाना हो। इंपॉर्टेंट बात है डॉक्टर साहब। एक सवाल मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर कोई ये जानना चाह रहा है, इस बार जो केसेस आए हैं उसमें 45 साल से नीचे वाले या यूथ वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है, क्या वजह है? उसका कारण है कि यूथ ने, आपने देखा, कॉशन थ्रू, दे हैव थ्रोन दी कॉशन टू द विंड्स। आप देखिए, ये लोग बाहर घूम रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे इस तरह से, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। और इसीलिए इट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि नाइट क्लब्स फिलहाल बंद होने चाहिए कहीं भी हो। आप देखिए, मुंबई में सबसे ज़्यादा असर है, और वहाँ पे अगर देखिए, बीइंग दी बॉलीवुड, वहीं पे सबसे ज़्यादा है, और वहाँ पे पार्टीज़ ये वगैरह एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे मैंने यही चीज़ देखी कि लोगों ने छोड़ दिया इस चीज़ के लिए। शूटिंग्स वगैरह भी हो रही हैं, और बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी सारा फैल रहा है, लोगों ने छोड़ दिया। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे पहले सरकार ने पुलिस के द्वारा बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट किया था, कोई भी देखते थे तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन होती थी, ये चीज़ दोबारा होनी पड़ेगी। कई बार क्या है कि लोग समझ के भी, आप सोते हुए को नहीं जगा सकते, मतलब सॉरी, सोते हुए को जगा सकते हो, जागते हुए को नहीं जगा सकते। तो आज की पूछने के सब जाग रहे हैं, परंतु कोई जाग नहीं रहा। बिल्कुल साहब, एक बड़ी दिक्कत वाली बात यह है, मैं खुद इतने लोगों से मिलता हूँ, 45 प्लस के ऐसे कई लोग हैं जिनको हेजिटेशन है, वो वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं। कई ऐसे युवा हैं जो अपने माँ बाप को वैक्सीन नहीं लगवा कर आ रहे हैं। ये जो मिथ है, या फिर वैक्सीन को लेकर कि कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा है। अभी भी लोगों का डर दूर नहीं हुआ, ना युवाओं का ना बड़ों का। एक्चुअली ऐसा है कि इसमें अगर आप इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके देखें, जब वैक्सीन बननी शुरू हुई थी तो हमारे यहाँ पे जो कोविशील्ड आई और कोवैक्सीन साथ आई, कोवैक्सीन के लिए ये आपने मार्केट में फैला दिया, या मार्केट में ये मिथ आ गई कि कोवैक्सीन की अभी जो है ट्रायल्स पूरी नहीं हुई। तो अब लगा कि शायद गवर्नमेंट ने जल्दबाजी कर दी निकालने के लिए, इसको मत लगवाओ। तो हर आदमी दौड़ रहा था कि कोविशील्ड लगा लिया, कोविशील्ड लगा लो। अब उसके बाद अब्रॉड में, यूरोप के अंदर, कनाडा के अंदर उन्होंने कह दिया कि ये जो लोग यंग जनरेशन वाले हैं, ये कोविशील्ड ना लगवाएं, इससे क्लॉटिंग होती है। अब उसे क्लॉटिंग होती है तो आप डर गए कि भाई क्लॉटिंग को कैसे किया जाए। तो हमने उसकी भी काउंटर नहीं किया
कि क्या कोई ऐसा कोई टेस्ट हम पहले करा लें। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो खुद कोवैक्सीन लगवाई। हाँ जी, प्रधानमंत्री ने खुद कोवैक्सीन लगवाई। कोवैक्सीन कह रहा हूँ। अब उनके जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने लगाई, उसके बाद पब्लिक मार्केट में आई, लोगों की जितनी भी अवेयरनेस आई है लगवाने की, उसके बाद आई है। ठीक है ना। अब ये कि इस टाइम जो क्या है कि जैसे डॉक्टर साहब ने भी कहा कि इस यंग जनरेशन को क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अब ये डबल म्यूटेशन आ गई है। और पहले जो थी उसमें खाली ये बड़ों को अफेक्ट करती थी, अब एल्डर को अफेक्ट करती थी। ये डबल म्यूटेशन जो आया है ये यंग जनरेशन को करती है। अब तो एक नया आपके लिए एक जो अलर्ट वाली बात है, डेंजर वाली बात है कि बच्चों को होना शुरू हो गया। बच्चों को होना शुरू हो गया। डॉक्टर साहब, ये वैक्सीन को लेकर लोगों की हिचकिचाहट कैसे दूर होगी? 10 करोड़ से ऊपर हम लगा चुके हैं, या तो बहुत ऐसे सीवियर इफेक्ट अगर होते तो फिर कईयों में देखने को मिलते। देखिए, सबसे बड़ी हिचकिचाहट तो दूर हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या है कि इस पे पॉलिटिक्स ना की जाए। सबसे पहले क्या था कि जी बोलना शुरू कर दिया कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। ये नहीं पता ये वैक्सीन ह्यूमैनिटी के लिए है, ये किसी पार्टी की वो नहीं है धरोहर। और अभी मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि पहले जो लोगों को, यंग जनरेशन को क्यों थी, मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, ये भी कारण था। अब मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम बंद हो गया, लोगों ने जाना शुरू कर दिया। अब जो वो जा रहे हैं, जैसे उनकी रेगुलर था कि 7-6 दिन लगातार काम किया, एक दिन अपना रिलैक्स किया। यंग लोग जनरेशन का इसमें कोई गलत भी नहीं है, पार्टी करते थे। परंतु आज के माहौल में ये करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि लोगों को, यंग जनरेशन मेरे पास भी आते हैं, अगर उनको समझाओ तो वो समझ जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये भी आपको बताऊं, मिथ है कि लोग कहते कि नहीं, ये बाहर की कंट्रीज़ की बात है। क्योंकि अगर आप देखें कि जो इंडियन जो है डायस्पोरा, उसकी इम्यूनिटी एज कंपेयर्ड टू यूरोप एंड अमेरिका बहुत ज़्यादा है। देखिए, अगर आप देखेंगे कि इंडिया में अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आया जिसकी ब्लड क्लॉटिंग से डेथ हुई हो। जो भी हुआ है बाहर, और अभी भी उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि यही कारण है। उन्होंने उसको रोक दिया है कि शायद ये कारण हो सकता है कि जब भी आप कोई वैक्सीन लगाते हैं तो बुखार तो होता है। अब ये आज ये नया चीज़ है जी, इसके बाद बुखार होता है, तो बच्चों को भी होता है। बच्चों को भी होता है। देखिए, कंसेप्ट क्या है बुखार का? कंसेप्ट क्या है? बॉडी में कोई भी चीज़ जाती है तो हमारे सेल्स, जैसे आदमी तैयार होता है लड़ने के लिए, तो लड़ने के तैयार होता है, जोश होता है उसमें, ले लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, तो जोश होगा, मुंह तमतमाएगा, आदमी लड़ने को तैयार हो जाता है। तो क्या वही बॉडी के सेल्स के साथ होता है, वो तमतमाते हैं, फीवर आता है। इसका मतलब आपकी बॉडी में क्षमता बढ़ रही है चीज़ से लड़ने की। माइल्ड फीवर आ रहा है तो वैक्सीन काम कर रही है। काम कर रही, बिल्कुल काम कर रही है। ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है और ये समझाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मिथ हो गया जी इससे फीवर आ रहा है। फीवर आप देखिए, पहले बच्चों को टीके लगते थे, मीजल्स के लगते थे, किसी भी के लगते थे, स्मॉल पॉक्स के लगते थे, हेपेटाइटिस बी के लगते थे, फीवर तो आता था। तो इसमें फीवर आना कौन सी बड़ी बात होगी? ये तो एक तरह से इसका एक पॉजिटिव साइन है कि आपको फीवर आ रहा है, आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन रही हैं जिसकी क्षमता है कोरोना से फाइट करने की। और जैसे अभी नए स्ट्रेन्स भी आ रहे हैं, नए स्ट्रेन्स का अभी तक जो शोध पता चला है वो इतने डेंजरस नहीं है। जो पहला स्ट्रेन था, डॉक्टर साहब ने जैसे ही बताया कि वो कर रहा है कोशिश, परंतु अभी तक देखा गया है कि जो ये वैक्सीन है ये भी सक्षम है इससे फाइट करने के लिए। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे और उनको डर है, तो भाई घर बैठिए। सबसे मतलब सही बात है कि घर बैठिए। और 45 अभी तो 45 से ऊपर के तो मैं सबको एडवाइस करूंगा कि आप जाइए, वैक्सीन लगवाइए, कुछ नहीं होगा, मेडिकली कुछ नहीं होगा। सब लगा रहे हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगे हैं। अब हमारे पॉलिटिशियंस, पहले था कि पॉलिटिशियंस लगाएंगे तो भाई उनको दिखाओ, उन्होंने भी करके दिखा दिया है। अभी आपने बताया प्रधानमंत्री जी ने भी लगाया है। तो बिल्कुल आगे बढ़ के जाइए, वैक्सीन की कहीं कोई कमी नहीं है। आप प्रॉपर तरीके से। साइकोलॉजिकल वार फ्रंट पे कैसे जीते हैं सर? देखिए, साइकोलॉजिकल वारफेयर में जैसे अभी आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, इसी तरह सब जगह ऑल ओवर दी ये जाकर के, जगह जगह जाकर के इसका एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए कि जिन्होंने लगवाया लगवा लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं उनको नहीं लगता। जैसे कि सर थोड़ा सिंपल भाषा में समझाएं। जैसे है कि कोई कैंसर पेशेंट है, ठीक है, या किसी को लंग्स की बीमारी चल रही है, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, जिसको इम्यून सिस्टम कम करने की दवाई दे रहे हैं। देखिए, क्या होता है कि कोई जब पेशेंट बीमार होता है तो हम उसे दवाई देते हैं उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ये होता है कि उस व्यक्ति का जो इम्यून सिस्टम है
वो दवाई को ही वो समझ लेता है कि मेरा दुश्मन है और बॉडी को अटैक करना शुरू कर देता है। वो होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड। तो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड को हम वैक्सीन नहीं लगाते, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड तो बहुत कम है, और वो वैसे भी आइसोलेशन में रहते हैं ज़्यादातर। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों इस टीवी चैनल के माध्यम से आप सबसे अपील करते हैं कि आप वैक्सीन लगाइए। वैक्सीन से ये नहीं कि कोरोना नहीं होगा, कोरोना हो सकता है अगर आप लापरवाही बरतें। वैसे भी इसका जो एफिकेसी है 70 से 80% है, और अगर आपको हो भी गया तो आपका इलाज घर में ही हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल एडमिट नहीं होना पड़ेगा, आपको वेंटिलेटर नहीं लगेगा। वेंटिलेटर्स बहुत पड़े हैं, अभी लोगों को वो स्टेज नहीं आई है इतनी ज़्यादा। सिर्फ अगर कंटिन्यूस वैक्सीन लगाएंगे, ये वही लोग हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगाया, उनके साथ ये प्रॉब्लम है। सर, होम आइसोलेशन क्या विकल्प है, क्योंकि क्या सबको अस्पताल जाने की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए कि होम इसके को लड़ने के लिए सबसे पहले ये है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, फिर दूसरों को आप प्रोटेक्ट कीजिए। कि आपने जैसे आपको कुछ भी साइन सिम्टम आते हैं तो पहला थंब रूल ये है कि अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। अगर आप आपको आइसोलेट कर लेते हैं तो अपने बीमारी को एक 4 कमरे में बंद कर दिया, ना तो आपको तंग करेगी वो, ना ही और फैलेगी। ठीक है, कि जितनी वैरायटी ऑफ क्या नाम है सिम्टम्स हम आज देखने को मिल रहे हैं, बहुत सीवियर एग्रेसिव चेंजेस नहीं आ रही। अगर आप घर में ही अपने आप को स्टीम लेके, अपने आप को आइसोलेट करके और थोड़ी बहुत दवाइयाँ लेके आप मैनेज कर सकते हो। ये वो कैटेगरी है जो अबव 70% है। अब 30% में से भी 10% ऐसे हैं जिनको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो आप देखिए ना कि इस वाले ये क्या फियर होता है सर ऐसा, जो एकदम से ऐसी हालत हो जाती है? मतलब कई हम देख रहे हैं कि जिनकी एज ज़्यादा नहीं है वो भी हॉस्पिटल भाग रहे हैं। इसलिए बिकॉज माइंड में ये चीज़ बैठ गई कि मुझे कोरोना हो गया तो मैं मर गया। दूसरा लोगों ये था कि बड़े लोग ऐसे मिलेंगे आपको कि जैसे एक साइकोलॉजिकल बात है कि अगर मुझे कह दे मुझे कैंसर है तो मेरा मॉरल जो है ऐसे टूट के नीचे आ जाएगा। और लोगों के साथ ऐसे हुआ है पहले फेज़ के अंदर कि लोग हॉस्पिटल गए हैं, उनकी सीवियरिटी बढ़ गई, उनकी डेथ हो गई। तो वो फियर जो है परिवारों के अंदर है। तो जहाँ कोरोना वर्ड आता है कि ये मुझे कोविड हो गया, तो पहले मॉरल उसका टूट जाता है। और उस मॉरल को ऊंचा करना, इस बीमारी से लड़ने के लिए बाकी जो चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, दवाइयाँ हैं, जो प्रोटेक्शन करने की बातें हैं वो कीजिए। मेरा कहना एक ही है, जितने लोग अपने आप को साइकोलॉजिकली, मॉरली, मेंटली स्ट्रांग रख सकते हैं वो इस बीमारी को खुद ही लड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे, क्योंकि अब 13 महीने बीत गए हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, वापस वही सिचुएशन है या जैसे भी हालात हैं, लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं। वो टीवी पर आंकड़े देख देख कर उन्हें घबराहट हो रही है। उन्हें क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं आपसे कहूँगा, पहले एक चीज़ समझिए, कोरोना फैलता कैसे है। कोरोना फैलता है आपके थूक से, आपकी सांस से, ड्रॉपलेट से। अब क्या है कि अगर आप अपना मास्क कवर रखते हैं तो ये नहीं होगा। और दूसरी बात, हाथ हम बार बार कहते हैं क्यों धोइए, क्योंकि अगर आपने यहाँ टच किया, दूसरा आँख को टच किया और उसके बाद किसी से हाथ मिला लिया, ठीक है, तो उसको बट नेचुरल है, इन्फेक्शन हो गया। और दूसरी बात, एक चीज़ जो बेसिक हम नहीं सिखाते, जब हमने मास्क ये लगा लिया, कई बार क्या होता है मास्क नीचे आया तो आप यहाँ से उठाते हैं। ये काम बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हमें बेसिक चीज़ सिखानी है। जो भी करना है यहाँ से निकाल के उल्टा करके आपने ड्रॉप कर देना है। जब तक ये बेसिक चीज़ भी साथ में सिखानी है कि अगर आप ये चीज़ करेंगे। अब आप देखिए, लोग टेस्टिंग के लिए आ रहे हैं, वो अब पीपी किट पहनने की जरूरत नहीं है। देखिए, पहले एक डर था पीपी किट, वो है अपना आराम से यहाँ करते, अपना पहनते हैं, यहाँ हाथ नहीं लगाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सैनिटाइज़र रखिए। अगर आप ये सिंपल चीज़ें करेंगे तो कोरोना से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये एक बेसिक चीज़ है। हम सब सोचते सोशल डिस्टेंसिंग क्यों करते हैं कि अगर हम और आप 6 फीट की दूरी पे रहेंगे और दोनों ने अगर मास्क पहना हुआ है तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोरोना इज़ वर्चुअली ज़ीरो। अगर एक ने पहना, एक ने नहीं पहना,
फिर भी 20%, 10%, 15% हो जाता है। हम यही दिक्कत करें, इसीलिए मास्क पहनना है कि आपके अगर सपोज नाक से और मुंह से कोई ड्रॉपलेट नहीं निकलेगा, आपके मास्क में ही रहेगा, उसको आप दूसरे को इन्फेक्ट नहीं कर सकते, ना आप दूसरे से इन्फेक्ट हो सकते हो। दूसरी जैसे बीच में हमारा जो इंडियन सिस्टम है नमस्ते करने का, हाथ नहीं मिलाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये अमेरिकन सिस्टम एक नया होगा कि बम्प देना, इससे वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये लोग अमेरिकन लोगों ने, बच्चों ने ये शुरू कर दिया। ये भी मैं मना करता हूँ, जो क्लिनिक में आते हैं बच्चे भी आते हैं, यंग क्राउड आता है एज्ड 30, 25, तो उनको कहते हैं ये बम्प भी नहीं करना, आप दूर से ही बेशक ये कर लो, नमस्ते, ये नहीं आपको और लगता है आप यूँ कर लो, थम्स अप साइन दे दो एक दूसरे को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज़ लोगों के जहन में आ गया तो कोरोना से वो बिल्कुल भी निजात पा लेंगे, डरने की किसी तरह की ज़रूरत नहीं है। सर आखिरी सवाल बिल्कुल आपसे, क्योंकि अब इतने केसेस आ गए हैं, इतना हल्ला है, इतना डर है, वापस लोगों ने एक तरह से कह सकते हैं कि ध्यान रखना शुरू कर दिया है, केसेस डाउन होने शुरू होंगे सर? बिल्कुल होंगे, डेफिनेटली होंगे। अगर जैसे नाइट कर्फ्यू लगा, नाइट इसमें बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिक्स चली, लेकिन अगर आप सड़कों पे घूमें इस पिछले 3 दिन के अंदर, तो पब्लिक में एक डर और एक अवेयरनेस दोबारा आनी शुरू हो गई है। अब सड़कों में उतना आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, लोगों को लगता है कि ये अगर लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई है तो दिन का लॉकडाउन भी हो सकता है। तो इस इकॉनमी को, हर चीज़ को मेंटेन करने के लिए हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट बंद नहीं कर सकते, तो अगर नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, तो हमें साथ देना पड़ेगा। डॉक्टर साहब 38-39 लाख एवरेज हम डेली वैक्सीन लगा रहे हैं, बहुत और अग्रेसिव जाना पड़ेगा क्या अगर हालात कंट्रोल में करने हैं? वो तो बिल्कुल जाना ही पड़ेगा कि जितना मैक्सिमम, और मैं तो अभी भी कहूँगा जैसे अपना गवर्नमेंट को अपील करेंगे कि जो एज फैक्टर है वो 45 का, वो 20 तक कर देना चाहिए, क्योंकि अब देखिए इंसिडेंस 20 से 40 के लोग, बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको भी इसके अंदर उस दायरे में लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि कोरोना के ये हालात हैं, ये स्थिति बनी हुई है, मामले रिकॉर्ड तोड़ आ रहे हैं, और ये जो आंकड़े हैं ये डराने वाले हैं। लेकिन जैसा कि आपने दोनों डॉक्टर्स को सुना, वो बता रहे हैं कि मास सोशल वैक्सीन है, डरना नहीं है, अपना ध्यान रखना है, और जब बारी आए तो वैक्सीन भी लगवानी है, तभी कोरोना से बचाव संभव है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।